अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल सामने आई है और ये आखिरी कॉल के तौर पर इसको कहा जा रहा है कि ये डू और डाई वाली इसमें सिचुएशन होगी। इवन के बुशरा बीबी जो हैं वो भी अपने उनके जो रहनुमा हैं, जो पार्टी के लीडर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि जो हर MNA 10,000 लोगों को लेकर आए और हर MPA 5,000 लोगों को बाहर निकाले। CM हाउस में KPK में बैठकर वो ये तमाम तर मामला जो हैं वो ख़ुद अपने हाथ में लेकर इसको चला रही हैं। अगरचे उनके हवाले से ये पहले दावा किया जाता रहा है कि वो गैर सियासी खातून हैं, लेकिन अब वो सियासत में बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी को लीड करती हुई हमें इस वक्त नज़र आ रही हैं। दूसरा बड़ा एक अहम चीज़ है कि इसका मकसद क्या है। ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 नवंबर ही क्यों तारीख़ जो है उसका इंतखाब किया गया, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और इससे पहले आप ये जानते हैं कि 12 जब एहतजाज की कॉल दी गई, जलसे जुलूस हुए, इनके जो अपने लोकल लीडर्स थे वो गायब होते गए। इवन के अली अमीन गंडापुर जो सरकर्दा रहनुमा थे और बड़ा वो इस वक्त फ्रंट पर थे, हमने देखा कि किसी भी एहतजाज में और जो बहुत बड़ी कॉल में भी वो गायब हो जाते थे आखिरी लम्हात में। क्या अब भी ऐसा ही होने जा रहा है? फिर बड़ा इंटरेस्टिंगली हमें एक और सिचुएशन नज़र आ रही है कि मुज़ाकरात की भी बात हो रही है। शेख वक़ास अकरम साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन आज अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है बानी चेयरमैन PTI से और उन्होंने ये कहा है कि हमें मुज़ाकरात के लिए इख्तियारात दे दिए गए हैं और बानी PTI ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं। अब ये किस किस्म के मुज़ाकरात होंगे, अब उनकी डिमांड्स भी सामने आ रही हैं, उसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। ओवरऑल हमें एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। हमेशा की तरह ये नई बात नहीं है। क्या इस मरतबा भी उसी किस्म की कन्फ्यूज्ड स्ट्रैटेजी नज़र आएगी? लोग बाहर नहीं निकलेंगे। जब आपके लोकल लीडरशिप यहाँ पर मौजूद नहीं होगी तो आवाम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो क्यों बाहर निकलें, वो किसके पीछे बाहर निकले, ये सब चीज़ें प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। फर्स्ट हाफ में हम इस पर बात करेंगे। जो इस वक्त पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन करें, शनीला अमार साहबा, डॉक्टर फारूक आदिल और ऑन शिराजी साहब पैनल का हिस्सा है। आप चारों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो 24 नवंबर की कॉल दी गई है, एहतजाजी सियासत बिल्कुल उससे पीछे नहीं हट रहे और उसी रविश पे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। और ये जो पहले इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, अब तक कभी कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया है उन्होंने इस एहतजाज से। क्या अब जो दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इससे कुछ हासिल किया जा सकता है? नाहिद शुक्रिया। मैं आपके सवाल से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि इन्होंने टारगेट हासिल नहीं किया है। मेरे ख्याल में जो अचीव करना चाह रहे हैं वो हर एहतजाज में इन्होंने किया है। और हासिल क्या करना चाहते हैं? अदम इस्तेहकाम। हासिल क्या करना चाहते हैं कि आपकी स्टॉक मार्केट नीचे आ जाए। हासिल क्या करना चाहते हैं कि आपके यहाँ सियासी बदमनी का और सियासी इंतशार का तासुर बाहर जाए। हर दफ़ा ये तासुर बाहर जाता है, बाहर की दुनिया इसी को देख रही होती है। इसलिए तो आपके यहाँ देखिए सऊदी अरब जैसा करीबी मुल्क, आप मेरे ख्याल में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में फिर बात करेंगे। एपिक्स कमेटी ने कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी तौर पर तज़किरा किया सऊदी अरब और चीन का और UAE का। ये तमाम ममालिक आपके यहाँ सरमायाकारी करने के लिए तैयार है, लेकिन क्यों नहीं आ रहे? कि आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है। और सियासी इस्तेहकाम क्यों नहीं है? आए रोज़ PTI के एहतजाजी कॉल्स के नतीजे में। तो इनका जो मकसद है वो किसी न किसी हद तक ये हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में इनकी पजीराई का ग्राफ जो है वो दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है। इसलिए डिस्प्रेशन में जब इंसान डेस्परेट होता है, मायूस होता है, तो फिर गलत काम करने पे आमादा हो जाता है। PTI से जो हमें ख़दशा अभी तक नहीं था, क्योंकि लोग एक कल्ट की सूरत में, एक मुतक़िदीन की सूरत में इमरान खान की कॉल पे निकल आया करते थे। अब वो चीज़ कम हो रही है। इसके नतीजे में PTI की क़यादत इंतशार का शिकार है नाहिद, और ये इंतशार और इस्तिराब जो है वो मुल्क की वहदत के लिए और सियासी इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक बात है। इमरान खान साहब जेल में बैठ के आज जो अली अमीन गंडापुर और गौहर साहब जो है उनसे जो उनकी तवील 2-3 घंटे मुलाकात हुई, हत्ता अदालत ने इतने मेहरबानी फरमाई
कि वो जब मीटिंग में मसरूफ़ थे, मशगूल थे, तो उस दौरान उनके बहुत अहम केसेस की जो सुनवाई थी वो नहीं हो सकी थी, कार्रवाई नहीं हो सकी थी, उनको ये मौका भी फराहम किया गया। कैदी साहब जो है वो अंदर से एक पैगाम लाते हैं, वज़ीर आला साहब अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए और जेब भरने के लिए कोई दूसरी स्ट्रेटजी लाते हैं। बुशरा बीबी को जो पीरी मुरीदी से अब जाके सियासत का चस्का लगा है, वो अलग से तड़िया लगा रही है, भाई आप होती कौन है? खैबर पुख्तूनख्वा के मुंतखब अराकीन को आप धमकियां दे रहे हैं कि आपने 10,000 बंदा नहीं निकाला तो आपकी पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी जाएगी। ये आपके किस आईन में लिखा है? भाई आपके आईनी जिम्मेदारी क्या है? आप किस पोजीशन में ये धमकी दे रही है? पहले तो अपनी पोजीशन वाज़ह करें। आप चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, आप कोई प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी है, आप क्या है कि किस तरीके से आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को धमकी दे रहे हैं? और धमकी किस बात पे कि अगर इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं की तो चाहे आपकी एफिलिएशन 25 साल हो, 30 साल हो, तो पार्टी में आपका मुकाम निर्धारित है। भाई आपका पार्टी में क्या मुकाम है? आप पार्टी में कब शामिल हुई है? आपकी शादी मुबारक को कितना अरसा गुजरा है? ये चीज़ें तो देखनी है। हम किसी के ख़ानदानी ज़िंदगी पे ये कभी भी मेरी सोच या मेरी राय नहीं रही है। किसी की निजी ज़िंदगी की बात करते हुए बहुत ज़्यादा मुझे शर्मिंदगी का एहसास और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन अब वो निजी खातून नहीं रही है, वो जो है एक घरेलू खातून नहीं रही है, वो सियासत में दखील हो रही है, वो उस सूबे की सियासत में अपनी टांग अड़ा रही है जहाँ पे दहशत गर्दी है, वह जहाँ पे बदअमनी है। आप भाई अगर आपको इतना दर्द है खैबर पुख्तूनख्वा का, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आपकी वसातत से और आपकी स्क्रीन की वसातत से नाहिद, कि इस बुशरा बीबी से पूछे कि इमरान खान साहब की अहलिया बनने से पहले कितनी दफा पेशावर गई है ये खातून। ठीक ठीक ठीक। अब जाके पेशावर का दर्द आपके सीने में उठा है। आपने कभी उन शहीदों के घर जाके कोई आपने उनकी दाद रसी की है? आपने उन जख्मियों का कोई पुरसा किया है? आप उन फौजियों और उन पुलिस वालों के पास कभी गई है? आपने कभी, आप तो दुआएं देने वाली मुर्शिद है, आपने कभी उनको दुआओं में याद रखा है? आप धमकियां देते हैं। दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। ये कोई एहतजाज नहीं है, ये कोई सियासत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंतशार है। शनीला, वही वाली बात जो हम पहले भी मैं कर रही थी कि एक तरफ तो आप ये दावा करते हैं कि मैं सियासत में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मैं घरेलू खातून हूँ, फिर इस लेवल पर आकर जब आप धमकियाँ दे रहे हैं और मुंतखब नुमाइंदों को आप ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और आप सीएम हाउस केपी के को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में आप ये सब काम कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखें, पीटीआई के अंदर एक ही शख्स की हुकूमत है और पीटीआई जो है वो जमहूरी पार्टी तो कभी रही नहीं है ना, तो इसी वजह से वहाँ पे सवाल करने की तो इजाज़त ही नहीं कि किसी से सवाल किया जाए कि जी आपने ये चेयरमैन बना दिए, किस वजह से बना दिए? आपने ये सेक्रेटरी जनरल हटा दिया तो किस वजह से हटा दिया? वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। बानी पीटीआई जेल में बैठे हुए हैं, जिसको चाहते हैं इख्तियार दे देते हैं, वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और कोई सवाल करने वाला होता ही नहीं है, क्योंकि जमहूरी पार्टी वाला रवैया उनके अंदर पिनपा ही नहीं है। अच्छा, अब जो बुशरा बीबी है, बात ये को कहती है कि जो मैं घरेलू खातून हूँ, मेरा साथ सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो यहीं पे हमने वो ऑडियो लीक सुनी हुई थी ना, जिसमें आता है अरसलान बेटा इसको गद्दारी से लिंक कर दे, अरसलान बेटा इसमें मजहबी एंगल डाल दे। तो वो तो शुरू से बनी गाला में बैठ के सोशल मीडिया चला रही होती थी। अरसलान कौन थे? सोशल मीडिया के हेड थे। वो उनको इंस्ट्रक्शन देती होती थी कि जिस बंदे ने भी खान साहब के ऊपर या मेरे ऊपर तनकीद की है, आपने उसके खिलाफ कैंपेन चलानी है, आपने साबित करना है कि वो मुल्क का गद्दार है, आपने साबित करना है कि वो मजहबी उसके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगा देने। और ये होता है, कोई सहाफ़ी बात करता था, उसके खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाती थी, उसकी किरदार कुशी शुरू हो जाती थी। और अब आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि जो बुशरा बीबी है वो जाके बैठ रही है और वह MNA MPS के साथ खिताब कर रही है, पंजाब के हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध के, जिनका 20 साल का 30 साल का तजर्बा है, और कोई बंदा जो है वो उनसे पूछ नहीं रहा कि बीबी आपका सियासत में तजर्बा क्या है, आपने कभी कोई काउंसलर की सीट भी जीती है कि नहीं जीती है, आपने आज तक कभी किसी जलसे से जाके खिताब भी किया है, आपने आज तक कोई धरना लीड भी किया है, आपको पता ही क्या है सियासत का। वो वहाँ पे बैठी हुई है और बैठ के वो ना कोई मुशावरत कर रही है, ना कोई मशवरा कर रही है, ना किसी से पूछ रहे क्या करना चाहिए, वो ऑर्डर दे रही है।
वो ऑर्डर दे रही है कि भाई आपने 10,000 बंदा लाना है, आपने 5,000 बंदा लाना है, और जो नहीं लाएगा मैं उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, वीडियो बनाएंगे, आप हमें दिखाएंगे, कार्रवाई यानी कि की वो जाएगी प्रूव आपके करेगी, खिलाफ। कार्रवाइयाँ की जाएंगी। गिरफ्तारियों से बचना है। पहले तो मुझे ये बताए ना कि वो जो गिरफ्तारियों से बचने की हिकमत अमली बताए बुशरा बीबी उनको कि हिकमत अमली के गिरफ्तारियों से कैसे, ऐसे जो चैंपियन बन रही है, वो एक लीडर बन रही है, तो फिर उनको बता भी दे कि आपने गिरफ्तारी से बचना कैसे, उसकी हिकमत अमली भी बना के दे दे, फिर सारी उनको धरने और एहतजाज की भी हिकमत अमलियाँ बना के दे दे जब वहाँ पे बैठ के उनको ऑर्डर पास कर रही है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि जिस वक्त तक कि ये सियासी जमात नहीं बनेगी, इनके नीचे से सवाल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए ना जितने भी लोग थे, 109 के करीब आपके MNA हो गए, या 119 के करीब आपके MP पंजाब से हो गए, खैबर पख्तूनख्वा के हो गए, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने पूछा नहीं कि बीबी आप होती कौन है हमसे ये बात करने वाली, आपको किसने इख्तियार दिया कि हमें पार्टी से निकाल देंगे। अगर किसी एक आदमी ने भूल चुक के सवाल किया है तो उनको बहुत बुरी तरह से स्नब किया बुशरा बीबी ने। सो इनकी जो पार्टी की लीडरशिप के अंदर जो आमराना रवैया है ना, वो रवैया वो अपना रही हैं, जो कि बुशरा बीबी में भी है, जो कि इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान उनके अंदर भी है, और यही वो रवैये हैं, यही वो सोच है जिसकी वजह से इसने इस पार्टी को आज एक गहरी दलदल में फंसा दिया हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपस में लीडरशिप भी इख्तिलाफात का शिकार है। 24 नवंबर की कॉल के हवाले से सब लोग सेम पेज पर नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि ये एहतजाज की कॉल ना दी जाए, कुछ लोग अभी भी ये चाहते हैं कि इस कॉल को वापस ले लिया जाए। जब आपके अंदर अपने डिवीजन है, इंतशार है, तो फिर अवाम क्या करेंगे, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अवाम? अवाम वही करेंगे नाहिल जो अब तक करते आए हैं। ये दरअसल कोई आइडियलिज़म है, न कोई नज़रिया है, और न कोई अवाम का मकसद है इसके पेश नज़र। जैसे अभी कहा गया कि ये एक आदमी की प्रस्तिश का मामला है, और प्रस्तिश के साथ लोगों के मफादात जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से ये सारी सिचुएशन पैदा हुई है। और इसका इस तरह की जब मूव निकलती हैं, तहरीकें चलती हैं, या मुख्तलिफ उभार पैदा होते हैं सियासत में, अब तक जो देखा गया पाकिस्तान की तारीख़ में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, ये इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन जब ये देखते हैं कि ये एक लिमिटेड ग्रुप का मामला है, तो फिर लोग छटते चले जाते हैं। अब देखिए 2-3 बातें हैं जी। हम डिस्कस कर रहे हैं बुशरा बीबी को, साफ़ी साहब ने भी किया, शलीला ने भी किया, मज़ीद भी शायद हो, कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये धमकी दी, उन्होंने ये धमकी दी। तो दरअसल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट के अरकान होते हैं और पार्लियामेंट्री लीडर्स होते हैं, यही तो असल में अल्टीमेट लीडर होते हैं ना, ये आवाम के वोट लेके आए होते हैं, है ना। यानी वो लोग हैं जिनकी पब्लिक में जड़ें हैं। अगर ये वाक़तन आवाम से वोट लेकर आए हैं और इनकी पब्लिक में जड़ें हैं, तो एक गैर मुंतखब आदमी जिसका आगा पीछा किसी को मालूम नहीं, वो किसी को धमकी देगा, किसी की तौहीन करेगा, तो आप ये तस्लीम कर सकते हैं कि भाई वो लोग जान भी लड़ा देंगे। तो असल बात मैं ये समझता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद से लेकर आज तक अगर कोई मूव कामयाब नहीं हुआ, अगर कोई यलगार कामयाब नहीं हुई, अगर जैसे ये कहा करते थे कि 30 लाख लोगों के साथ मैं आऊँगा, मैं 25 लाख लोगों के साथ आऊँगा और उस वक्त तक नहीं उठूँगा जब तक पूरी दुनिया बदल नहीं जाएगी, क्यों नहीं हुआ? उसका सबब ये समझ में आ गया बुशरा बीबी की इस गुफ्तगू से कि लोगों को ग़ुलाम समझा जाता है, उनकी तौहीन की जाती है। ये सियासी तर्ज अमल ही नहीं है। और ये इन्होंने गाली दूसरों को दी, इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गाली दी, इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को गाली दी कि ये जी ख़ानदान की पार्टियाँ और फनाएँ होंगी, उसमें ख़ानदान की अहमियत होगी। वो इसलिए अहमियत थी, और ये सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स की ये ख़ास बात है, इसलिए अहमियत है कि ख़ानदान उसके गिर्द लोग जमा होते हैं और ख़ानदान कुर्बानियाँ देकर पार्टी को आगे लेके जाता है। ठीक है। चाहे भुट्टो ख़ानदान के साथ हो, चाहे शरीफ ख़ानदान के साथ हो। अब जब इनकी समझ में आया कि अब तक गाली देने के बावजूद न वो पार्टी बना सके, न वो लोगों को साथ ले सके, न वो जो मुंतखब क़यादत है उनका एतमाद जीत सके, तो उसके बाद उन्होंने तर्ज अमल ये इख्तियार कर लिया है। अब ये तर्ज अमल तो मज़ीद तबाही का है, और वो लोग जो अखलास के साथ भी तो होंगे ना
कुछ इस जमात के साथ, उन लोगों की तौहीन करने, उन्हें मायूस करने का, ये बड़ी ख़तरनाक बात है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा ओन साहब, ये 24 नवंबर का ही इंतखाब करना, इस पे भी बात करना ज़रूरी है, ये टाइम फ्रेम क्यों इम्पॉर्टेंट है? और बुशरा बीबी ये कहती हैं कि मैं सियासत में मेरा कोई अमल दखल नहीं है, ये मैं बानी पीटीआई का जो पैगाम है वो पहुंचा रही हूँ। क्या ये पैगाम बैरिस्टर गौहर नहीं दे सकते? क्या ये पैगाम अली अमीन गंडापुर आगे नहीं पहुंचा सकते अपने कारकुनों तक? उनका ही ये पैगाम आगे पहुंचाना, इसके पीछे क्या हिकमत अमली? नहीं, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो क्लेम करती थी। एक क्लेम यह था कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब कह देते हैं कि लोगों ने निकलना है तो फिर गलियां भर जाती हैं, फिर सड़कें जो हैं वहाँ पे लोगों के सारी साथ नज़र आते हैं। ये क्लेम तहरीक इंसाफ का पहला था। और दूसरा जो क्लेम तहरीक इंसाफ करती रही और कर रही है अभी तक कि जी बाकी जगहों पे मुर्सी सियासत होती है और हमारे यहाँ जो है वो मेरिट है। और इसी पे बानी तहरीक इंसाफ पिछले 26 साल से अवाम को एक कहानी सुनाए, रामलीला सुनाए जाते रहे। अब ये दोनों इस वक्त आके खुद ही इन्होंने एक्सपोज किया है। एक तो हम तो 12 तौर पे कह रहे थे, लेकिन वो जो कल्ट था, वो जो एक अंधी फॉलोइंग थी, वो जो हीरो को मानने वाले थे, वो ये बात नहीं समझ रहे थे। अब पहली बात ये है कि बुशरा बीबी को ये कहाँ पे कहना पड़ा कि मैं निकाल दूंगी, ये आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर आप बंदे नहीं लाएंगे। इसका मतलब है बंदे आ नहीं रहे। ये पहली चीज यहाँ पे ये साबित हो गई कि हाँ, साबित हो गई, इस्टेब्लिश हो गई कि तहरीक इंसाफ के पास बंदे नहीं है, लोग तहरीक इंसाफ के पीछे चलने वाले नहीं है। और ये कहाँ की बात हो रही है? ये वहां पे बात हो रही है जहां पे 11 साल मुसलसल तसलसल के साथ तहरीक इंसाफ हुकूमत कर रही है। और दूसरा तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि केपीके उनका है, उसके अलावा किसी का नहीं है। तो ये वहां पे बुशरा बीबी को धमकियों पे उतर आना पड़ा है। और ये वो धमकियां हैं जो आप अगर कहें तो शरीफ, जो एक शरीफ इंसान होता है ना, वो इस तरह की धमकियां नहीं देता है। तो यानी तहरीक इंसाफ के पास बंदे नहीं पूरे। तहरीक इंसाफ इस कोशिश में धमका के किसी ना किसी तरह लोगों को बाहर निकालने। अगर केपी में ये सूरत हाल है तो जो पंजाब में आपको खामोशी नजर आ रही है, जो बलूचिस्तान में खामोशी नजर आ रही है, जो सिंध में खामोशी नजर आ रही है, जो आज़ाद कश्मीर और जीबी में खामोशी नजर आ रही है, ये उसकी वजह है कि लोगों ने इंतशार की सियासत को जो है वो मुस्तरद कर दिया। इस वजह से अब एक तरफ डेस्परेट है, दूसरी तरफ डिप्रेशन में है। और डिप्रेशन में किए गए फैसले जो होते हैं वो इसी तरह होते हैं जिस तरह के आप देख रहे हैं। दूसरी बात, तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती थी कि जी देखिए शरीफ खानदान है तो वो भुट्टो खानदान है, तो उसी तरह मौलाना फजल रहमान जिनके साथ कुछ अर्सा पहले तक इनके बड़ी मोहब्बतें थी। और एक बार आज फिर अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में ये वाजे कहा है कि जनाब 9 मई जो था उसमें तहरीक इंसाफ मुलव्वस थी। और साथ में उन्होंने कहा ये 24 नवंबर को भी कोई इसी तरह का काम करना चाहते हैं जो नापसंदीदा अमल है। तो अब तहरीक इंसाफ जो बयानियां ये बना के बैठी थी कि जनाब देखें वो तो कोई मेरिट नहीं है, उसकी बेटी आ गई, उसका बेटा आ गया, फलां की ये रिलेटिव आ गया। तो अब ये जो बुशरा बीबी बैठी हुई है, ये इनका मेरिट क्या है? इनका मेरिट अभी तक जो दुनिया को पता है, दुनिया अगर बुशरा बीबी की बात करें, गूगल पे जाके आप सर्च करें, दुनिया बुशरा बीबी को एक चीज से जानती है। पहली चीज वो है इद्दत में निकाह, और दूसरी चीज अगर बुशरा बीबी को जानते हैं तो वो है जी हीरे के हार, वो सेट्स जो बुशरा बीबी ने बेचे। और फिर उसके बाद तीसरी जो चीज आती है, अच्छा, वो एक घड़ी है। नाइद इसको मुकम्मल करने दीजिएगा। जो आप कीजिएगा टाइम शॉर्ट। मोहम्मद बिन सलमान ने एक घड़ी जो काबा के मॉडल वाली थी उसको बेचने में बुशरा बीबी का किरदार। चले, तो जब इस तरह के लोगों को आप सियासत देंगे और आप कहेंगे कि आप सियासत करें तो इसी तरह की सूरत। साफी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। एक जो खदशे का इजहार किया जा रहा है कि 9 मई जैसा कोई वाक़या दोबारा हो सकता है, और ये मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा है इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। अब खबर ये भी आई है कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। और ये सारा जो मामला हमने देखा, उससे पहले हुआ था एहतजाज में जो तोड़ फोड़ की थी, वेपन्स भी थे और इस किस्म के मामला हुए थे। अब आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये 24 नवंबर के हवाले से जो खदशात का इजहार किया जा रहा है, इसकी पेशबंदी की जा सकती है? इसको दुआ रोका जा और सकता है? ख्वाहिश तो यही है ना ईद के अल्लाह ना करे कि 9 मई जैसे वाक़यात हो। एहतजाज हर शहरी का हक है। फिर पीटीआई तो एक बड़ी सियासी जमात है, इस मुल्क की हुक्मरान रही है, एक सूबे में अब भी उनकी हुकूमत है।
तो उनको एहतजाज से तो रोका नहीं जा रहा। हाँ। लेकिन अगर 9 मई जैसे वाक़यात के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और ऐसी रिपोर्टें आ रही है तो ये सोचने का मुकाम है। इस पे वर्क करना चाहिए अडियाला के कैदी को भी, और जो उनकी अहलिया है जो इस वक्त हाल मुकीम पेशावर है उनको भी इस बात का इदराक होना चाहिए कि ये जो मुल्क है, इस मुल्क की सलामती अगर होगी तो उनकी सियासत भी सलामत रहेगी, उनकी हुकूमत भी दोबारा आ सकती है, उनका शौहर नामदार साहब जो है दोबारा बाहर आ सकते हैं, इक़्तिदार के मसनद पे भी बराजमान हो सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप अपने कौमी इदारों के ख़िलाफ़ यही जारहाना रवैया जो आपका सवाल का हिस्सा है, अगर ये आपके इरादे हैं तो इस इरादे के साथ माफ़ कीजिएगा कि पाकिस्तानी कौम अब आपका साथ नहीं देने वाले। आप जत्तों को तो ला सकते हैं, आप ज़ोर ज़बरदस्ती अपने सियासी वाबस्तगान को मजबूर तो कर सकते हैं, आप जो है अफ़गान शहरियों को इस्तेमाल तो कर सकते हैं, आप इलीगल कार्रवाइयाँ तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इस दफ़ा आपको माफ़ी नहीं मिलने वाली, ना आपको इस तरह खुला मैदान मिलेगा। आप जानती है कि वज़ारत दाखिला ने 9 से 10 हज़ार जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो अफवाज पाकिस्तान से 24 नवंबर के बाद इस्लामाबाद और गिरदनवाग की सिक्योरिटी के लिए एक खुसूसी उनको मरासला अरसाल किया है। तो इस दफ़ा इंतज़ामात मुकम्मल है। अली अमीन साहब तो पिछली दफ़ा 12 अजला को अबूर करके पेशावर पहुंच गए थे और आप ख़ुद फरमा रही है कि मनावा हमले में उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। तो अगर खुदा न खास्ता दोबारा उनकी तरफ से इस तरह इश्तियाल अंगेज़ी होगी, जिस तरीके से कैदियों को जेल के जो कैदियों के वैन को रुकवा के उनमें तोड़ फोड़ करके कैदियों को छुड़वाना, पुलिस स्टेशन पे हमला करना, पुलिस वालों पे तशद्दुद करना, एफसी को गालम गलूच करना, ये अब आप अगर करेंगे, रेड जोन में घुसने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा 22 तो क्या 24 अजला अबूर करके भी शायद आप पेशावर ना पहुँचे और आप अडियाला में अपने शायद अपने जो आपके रहनुमा हैं जहाँ पे आपको जाने का बड़ा शौक़ होता है वहाँ पे आप पहुँचे। और बुशरा बीबी के लिए भी हमेशा जो है वो पेशावर का मोर्चा अवेलेबल नहीं होगा। पेशावर के अवाम ने कोई गलती नहीं की है, पेशावर के अवाम ने आपकी तब्दीली के नाम पे वोट दिया है, आपके इनकलाब के नाम पे वोट दिया है। वहाँ के नौजवान ने आपने जो सुनामी के पीछे जो ट्रक की बत्ती के पीछे उनको लगाया था उस पे आपको वोट दिया है, तरक्की के नाम पे वोट दिया है, पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत दिलाने के नाम पे आपको वोट दिया है। आपको इसलिए वोट नहीं दिया है कि आपकी अहलिया वहाँ पे जाके वहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान को धमकियाँ दे और आपके वज़ीर बैठ के हमारे कौम के मेहमारों को, असातिज़ा को ये कहे कि भाई अगर आप नहीं निकले हमारे साथ जलसे जुलूसों में शरीक नहीं हुए तो ना आपके इंक्रीमेंट लगेंगे, ना आपके मसाइल नौकरी के हल होंगे। ये क्या बात हुई है? आप जब इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने वाले सूबाई मुलाजिमीन को जब हार पहना के पेशावर में रिसीव करते हैं, स्टेप प्रमोशंस देते हैं, कैश इनामात से नवाजते हैं, फूलों के हार पहनाते हैं, गुलाबों की पत्तियां निछावर करते हैं, खुदारा आप क्या कर रहे? ये इस्लामाबाद भी पाकिस्तान है, वो खैबर पुख्तनख्वा भी पाकिस्तान है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ लेकिन मेरा दिल खैबर पुख्तनख्वा में है। शनीला इस्लामाबाद पिंडी में रहती है लेकिन इनका जो दिल धड़कता है पंजाब के साथ। डॉक्टर साहब, ओन साहब, हर बंदे की मट्टी या खमीर कहीं ना कहीं से तो उठती है, लेकिन आखिर में जाके हम सब पाकिस्तानी है। जब तक हम पाकिस्तानी होके नहीं सोचेंगे नाहीद, यही इंतशार रहेगा, यही सियासत में तलातम जारी रहेगी। शनीला पर ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट आई है बड़ा दुरुस्त उन्होंने कहा है कि ये फिर बुशरा बीबी जब धमकियां लगा रही हैं, लोगों को बाहर निकालने के लिए उकसा रहे हैं आवाम को, तो फिर अपने बच्चे भी लेकर आएँ ताकि पता चले कि अपना भी कुछ दाव पर लगा हुआ है, आवाम को बाहर निकालना। और जिस तरह से साफ़ी साहब ने कहा कि जिस तरीके से लोगों को बाहर निकालना, उनकी पजीराई करनी, प्रमोशंस करना और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करना, इस तरह से तो किसी न किसी हद तक कुछ लोगों को आप बाहर निकाल पाएंगे, लेकिन आपका अपना कुछ दाव पर नहीं लगा हुआ, कुछ स्टेक पर नहीं लगा हुआ।
देखिए नाहिद, बात ये होती है कि अवाम हर दफ़ा बेवकूफ़ नहीं बनती है, और ये है कि इनकलाब इनकलाब तब्दीली का नारा आप कितनी दफ़ा बेच सकते हैं। इसी वजह से लोगों का आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट जो है ना वो इनके धरनों में, इनके एहतजाज में ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अवाम जो है वो अब चाहती है कि जी हमें रोज़गार मिले। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, रोज़ यहाँ पे जब धरने शुरू हो जाते हैं, एहतजाज होते हैं, जिनका कारोबार होता है उनका कारोबार रुक जाता है, बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम मुतासिर होते हैं, जिन्होंने जॉब्स पे आना होता है वो जॉब्स पे नहीं पहुँच पाते। आपका पेट्रोल इतना महंगा है, वो कंटेनर लगने की वजह से इतना घूम फिर के लोगों अपने जॉब के ऊपर जाके पहुंचते हैं। तो लोग अब तंग आ चुके हैं इससे, वो भी एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इस वजह से कोई नजर नहीं आ रहा होता इनके जलसों के अंदर। फिर बात यह है कि जब बानी पीटीआई जब जेल में नहीं गए थे उस वक्त भी वो जब तकरीर करते थे वो कहते थे जो कुरान में लिखा हुआ है कि अगर आप लड़ नहीं सकते तो आप अपनी जान दे दें, भाई कहाँ लिखा हुआ, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था। और लोगों के बच्चों की जानें क्यों फालतू हैं कि वो आपके पीछे जान दे दें। आपके बच्चे तो इंग्लैंड की ठंडी हवाओं में बैठे हुए हैं, पुरफज़ा मकाम में आराम सुकून से बैठे एंजॉय कर रहे हैं। बुशरा बीबी के बच्चे कहाँ हैं हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आप दूसरों को कह रहे हैं कि अपनी फैमिलियों को भी लेके आए, अपने बच्चों को लेके आए। क्यों लेके आए? वो क्यों आपके बच्चों को आपकी ख्वाहिशात की, आपकी हवस की भीड़ चढ़ाएं? इक़्तिदार में आपने बैठना है, लूट मार आपने करनी है, आपने उनके लिए इक़्तिदार में बैठ के किया क्या है? अभी आप बात कर वसाइल की सूबे की, अभी एक रिपोर्ट आई है कि 5 अक्टूबर को 81 करोड़ रुपया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस एहतजाज जो ये गंडापुर साहब यहाँ लेके आए थे उस पर लगाए हैं। वो जो सरकारी मुलाजमीन को लाए और उसके बाद उनको कैश दिए, और 1000 अरब रुपए का मकरूज है वो सूबा। और वहाँ पे स्वाद में यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, आपकी खैबर मेडिकल कॉलेज के अंदर तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, उस्ताद जो है वो रोड के ऊपर हैं, स्टूडेंट जो है वो रोड्स के ऊपर आ रहे हैं, और टीचर्स जो हैं सबसे बड़ी बात जो सिक्योरिटी प्रमोशन रिस्क है, जो दहशतगर्दी है, लोगों को जानो माल महफूज नहीं और है, ये पैसे लगा रही हैं धरनों पे, एहतजाज पे, इंतशार पे, और अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे, तो अवाम इनके साथ क्यों जाएगी? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुतालबात भी सामने आ रहे हैं कि हमारे अगर मुज़ाकरात के हवाले से, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, वो भी 2 किस्म की खबरें हैं। कभी तो ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, बिल्कुल इसकी तरदीद की जाती है। शेख वकास अकरम साहब ये बात कर रहे थे। फिर जो रिसेंट मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से, उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने मुज़ाकरात के लिए हमें कह दिया है कि आप मुज़ाकरात करें, लेकिन उसके नतीजे में साथ ही साथ कुछ मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। इन डिमांड्स को कैसे देखते हैं आप? अच्छा, ये जो मुतालबात वाली बात है और मुज़ाकरात वाली बात है, तो इससे एक तो ये पता चला कि जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात है उसकी हैसियत क्या है पार्टी में, उसकी अपनी मालूमात का क्या हाल है कि पार्टी मुज़ाकरात करने जा रही है और वो इनकार कर रहा है। नंबर 1, इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर कोई इज्तिमाई फ़ैसला साजी का फोरम नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसके मुंह में जो चीज़ आती है वो कह देता है। ये एक इंतशार की सूरत हाल है। उस इंतशार में क्या आप हज़ारों लाखों लोगों को घरों से निकलवा के और जिहाद के नारे लगा के, रियासत के अंदर बैठ के आप जिहाद के नारे लगाएं, इसका क्या मतलब है? जिहाद के नारे लगा के आप चाहते क्या हैं? आप खून रेजी करना चाहते हैं। और खून रेजी क्यों करना चाहते हैं? कि एक आदमी को रिहा करा लिया जाए। डेस्परेशन है। और मुतालबात की जो बात है उसमें ये देखें कि वो किस ज़रिए से बाहर आई और कैसे बाहर आई, और बिल आखिर बाहर यूँ आई कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे 2 शराइत पर कि आप हमें उसको रिहा कर दें, बानी पीटीआई को, और आप मैंडेट वापस दे दें। ओके फाइन। मुज़ाकरात की इब्तिदा हमेशा बहुत ही सख्त उससे होती है, मौक़िफ़ से। बहुत अच्छी बात है, आपने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और आपने मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की। अब सवाल यह है कि आप किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? आपकी वही पुरानी रट है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की, या सियासी ये भी एक बड़ा सवाल है बिल्कुल, मुखालिफिन या हुकूमत से मुज़ाकरात करने की? आपसे किससे अगर आप हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप अपने सियासी मुखालिफिन से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो हम उसको वेलकम करते हैं। और हम न सिर्फ ये वेलकम करते हैं बल्कि हम हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहते हैं, आप उन्हें फैसिलिटेट करें। लेकिन अगर मकसद ये नहीं है, मकसद कुछ और है, यानी मुज़ाकरात करने का मतलब ये है कि आप आएँ, इस मुल्क के मसाइल हल करने। हमने मईशत सबसे बड़ा मसला है, दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, फिर उसका आलूदगी का एक मसला पैदा हो गया है, और आप ये देखिए कि हुकूमत इन सारे मामलात को मुख्तलिफ फोरम्स पर एड्रेस कर रही है। आज भी एक इजलास हुआ, आगे हम जिक्र करेंगे उसका।
और उसको एड्रेस कर रही है। क्या आप उसमें हाथ बटाना चाहते हैं एक स्टेक होल्डर के तौर पर, रियासत के या एक सूबे की क़यादत आपके पास है, तो फिर तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर ये सब नहीं है और वाक़तन ये नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप लोगों को एक दफ़ा फिर गुमराह करना चाहते हैं। लोगों को इस नारे की आड़ में आप फिर कुछ तो खून चाहते हैं, ख़राबी चाहते हैं। लेकिन अच्छा, एक जो इनका बुनियादी थीम क्या है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक जुमले में बयान कर दूं। इनकी थीम ये है कि आप पंजाब में खून बहाएं, उसके नतीजे में मंजिल करीब हो जाएगी। तो ये जो नापाक ख्वाहिश है खून बहाने की, अगर ये आपकी ख्वाहिश है तो फिर पंजाब क्या कोई, आप इस मुल्क का कोई शहरी आपके साथ इसलिए नहीं हो सकता कि आप बेगुनाह लोगों के खून बहा के अपने सियासी और ज़ाती मकासद हासिल करें। ठीक है। अच्छा ऑन साहब, मुज़ाकरात का कभी कोई हमें नज़र नहीं आया कि कुछ उसमें से निकला हो? जब भी मुज़ाकरात के हवाले से बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात के लिए आई है, ये बैठे हैं, वो शुरू में ही चीज़ें जो है वो सारी गायब हो जाती हैं और आपको ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है कि आप मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते हैं। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये एक बड़ा सवाल है कि आप किससे करना चाहते हैं। बारहा इन्होंने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, क्या इसमें से कुछ निकल सकता है? फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि आपको याद होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही थी तब आप मुज़ाकरात का हिस्सा बनते रहे, लेकिन एंड में आपने आके कहा कि नहीं हम इसका हिस्सा नहीं थे। मतलब पतली गली से आप निकल जाते हैं, एक बंदा कहता है होने लगे हैं मुज़ाकरात, दूसरा कहता है मैं इसकी तरदीद कर रहा हूँ। शायद ये भी वजह है कि जानबूझ के कन्फ्यूज़ किया जाता है। देखें, पहले ये देख लें कि दो बंदे इस वक्त कह रहे हैं कि हम कौम के बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी एहलिया जो है, जिनकी ऑडियो लीक हुई है, वो कह रहे हैं कि हम कौम के बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उनके अपने बच्चे जो हैं वो साबका एहलिया के पास हैं, और ये जो बुशरा बीबी है, इनके बच्चे साबका खामन के पास हैं। इनके अपने बच्चे इनके पास नहीं है, लेकिन ये कौम के बच्चों की जंग लड़ रहे हैं और ये कहते हैं कि हम कौम के बच्चों की जंग लड़ें। ठीक है। अब जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, दूसरा मामला तहरीक इंसाफ, क्या इस तरह कभी दुनिया में होते हैं मुज़ाकरात कि एक तरफ आप कहें कि हम मुज़ाकरात करेंगे और दूसरी जानब आप ये कहें कि हम यलगार बोलेंगे और चारों तरफ से इस्लामाबाद पे यलगार बोलेंगे, और आप उसके लिए ये कह रहे हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड अडियाला के बाहर पिछली मुलाकात के बाद जो है अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू की मीडिया से, उसमें उसने कहा कि अब मैं डबल सरकारी वसाइल इस्तेमाल करूंगा और मैं उस सूबे के वजीर आला हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो एक तरफ आप आज गवर्नर हाउस, जो वजीर आला हाउस था केपी में, वहां पे आप अल जहाद के नारे लगा रहे हैं, आप वो टच दे रहे हैं जिसको कहते हैं ना, वो इस्लामी टच और मजहबी टच आप दे रहे हैं, और फिर आप साथ ये कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये सिर्फ आम अवाम जो है ना, कौम जो है, उसकी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है कि जी हम तो रेडी थे, हम तो चाहते थे मुज़ाकरात करना। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते थे या आपका ये माइंड है, तो फिर ये जो वज़ीर आला हाउस में नोटंकी लगाई हुई है, ये किस बात की लगाई हुई है? और आप क्यों मजबूर कर रहे हैं सरकारी जो मुलाजमीन है? आपका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग के जलसों में सरकारी मुलाजमीन आते, वो तो साबित नहीं हुआ, लेकिन आपके जलसों में तो ये साबित हो गया। आपने खुद हाथ डाले ना उन सरकारी मुलाजमीन को जो पहले पकड़े गए थे, 81 के करीब सरकारी मुलाजमीन थे, और एक बार फिर आप ये कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन आएंगे और हम सरकारी मुलाजमीन को लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महज जो है वो बात टेबल पे बैठने की इसलिए करती है और वो मुज़ाकरात की बात इसलिए करती है क्योंकि जो उसके आलमी हैंडलर्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे एक सूरत हाल है, उन लोगों को ये शो करवाना चाहते हैं कि जी हम तो जनाब एक सियासी पार्टी हैं और हम तो चाहते हैं कि बातचीत से मामला आगे बढ़े, और जब बातचीत की तरफ बात जाती भी है तो फिर खुद ही बाइकाट करके, हमने देखा इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन की बात करें तो उस वक्त क्या हुआ, फिर उसके बाद ये आईनी तरमीम के हवाले से तो रिसेंट मामलात हैं, तो उस वक्त सबसे पहले यही बात। ठीक है, टीचर्स को लाने की नहीं बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस हवाले से। अब ये मामला रुकने वाला तो है नहीं, इस पर डिस्कशन चलती रहेगी जैसे जैसे इसमें कुछ डेवलपमेंट्स होती रहेंगी। अभी तरजीहात की जो बात हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तरजीहात हमें KPK में नज़र आ रही हैं, ओवरऑल जिस तरह की एहतजाजी सियासत नज़र आ रही है और दहशत गर्दी ओवरऑल भी हम देखें तो जितना सिक्योरिटी रिस्क मौजूद है, हुकूमत इसके लिए जो इक़दाम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हमारे जवान अपने जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इतनी गैर
संजीदगी हमें नज़र आ रही है एक हुकूमत और एक जमात की जानिब से, KPK की तरफ इशारा कर रही हूँ कि सूबाई हुकूमत की जानिब से। आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब इज़हार ख्याल किया तो उन्होंने कहा कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए विफाक और सूबों को ये चाहते हैं कि मिलकर काम करें। ये बड़ी अच्छी बात है, अगर तमाम सूबे मिलकर काम करें तो ऑब्वियसली बहुत सारे मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। और जो हमारे मसाइल हैं, हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए, मौशी इस्तेहकाम चाहिए, इसके लिए हुकूमत काम करना चाहती है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारा मसला है, दहशतगर्दी को रोकने के लिए तमाम सूबे जो हैं वो ऑन बोर्ड हों, मिलकर काम करें, ऐसी हिकमत अमली बनाएं कि जिससे दहशतगर्दी का जो अफरीत है इसको किसी तरह से इस पर काबू पाया जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार होने वाला सूबा KPK, क्या वहाँ पर हमें ये संजीदगी नज़र आ रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर भी बात करने की भी ज़रूरत है और सूबाई हुकूमत को सोचने की भी ज़रूरत है। साफ़ी साहब, मुझे एपेक्स कमेटी में बड़ी अहम जो गुफ्तगू हुई, जो अहम पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, एक तो सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, मौशी इस्तेहकाम के लिए तमाम सूबे और मरकज़ मिलकर काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए सबको यकजा होना और मिल बैठना, उस पर कोई हिकमत अमली बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। ही दम एक वफाक है। अगर आप वफाकियत पे यकीन रखते हैं तो फिर आपने वफाकी हुकूमत की जो तरजीहात है और वफाक की जो पॉलिसियाँ है, सूबे एक इकाइयों की सूरत में, एक पिलर की सूरत में हमारे निज़ाम का हिस्सा है, फिर सूबों ने वफाक को फॉलो करना होगा। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बात बहुत ज़ोर दे के कही नाहिद कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। 3 दफ़ा उन्होंने कहा कि पहली तरजीह सिक्योरिटी, दूसरी तरजीह सिक्योरिटी, तीसरी तरजीह सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं कि हम जो जनरल सिक्योरिटी जिसको समझ रहे हैं, जो दहशतगर्दी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, माशी सिक्योरिटी, सियासी सिक्योरिटी, इस्तेहकाम, अगर ये चीज़ नहीं होगी वफाक की किसी एक इकाई के अंदर भी, तो ये मुल्क, ये वफाक आगे नहीं बढ़ सकेगा। और आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मलहूज़ ख़ातिर रखा मैंडेट को, तमाम सूबों के मैंडेट के। वज़ीर आला बलूचिस्तान को अदब और एहतराम के साथ मुखातिब किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो 2 घंटे लेक्चर सुन के आए थे अडियाला से, उनको अदब एहतराम से मुखातिब किया। बलूचिस्तान और सिंध और बाकी सूबों के, पंजाब के वज़ीर आला को, सबको अदब एहतराम से उन्होंने यही बात समझाने की कोशिश की कि हम एक क्राइसिस से निकल आए। दोस्त ममालिक चीन, UAE, सऊदी अरब, इनकी मदद से हमने IMF का प्रोग्राम हासिल किया और फिर उस वादे को दोहराया कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन आप साथ दें मेरा, सिक्योरिटी के मामले में साथ दे, इस्तेहकाम के मामले में साथ दे। और वज़ीर-ए-आज़म ने बैन सुतूर में ये 24 नवंबर की जो हमने एक बड़ा सेगमेंट आपके प्रोग्राम में किया, उन्होंने कोई इशारा इस बात की नहीं किया, लेकिन उनका मतलब कहने का यही था कि अगर यही कुछ होगा, जब आप सरकारी पुलिस के वैन को जलाएंगे, आप सरकारी क्लाशनकोव लेके आप सरकारी गाड़ियों की शीशे तोड़ेंगे, आप पुलिस पे पथराव करेंगे, गोलियां चलाएंगे, तो ये मुल्क किस तरह आगे बढ़ेगा? चीन आपसे क्या मांगते हैं? सिक्योरिटी। सऊदी अरब आपसे क्या मांगते हैं? सिक्योरिटी। UAE, कतर, GCC, अमेरिका, मगरब, मशरक, हर तरफ से आपको यही कहा जा रहा है कि आपके यहाँ पोटेंशियल है, हमें सिक्योरिटी ला के दे, हम पाकिस्तान को इस एशिया का सरताज बना देंगे, इस एशिया का शहंशाह बना देंगे। लेकिन कौन करेगा? सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ये काम जो है नहीं कर पाएंगे, तमाम सूबों को मिलकर ये काम करना पड़ेगा। ठीक है शानीला, ये स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, इस सिनेरियो में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से सामने आई है? कौमी यकजहती ज़रूरी है तमाम मसाइल का हल करने के लिए, और सूबों को और मरकज़ को मिलकर काम करना होगा। इसमें ज़ाहिर है सूबों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि सब ऑन बोर्ड हों। विफाक तो आपको दावत दे रहा है कि मिलकर बैठें, काम करें, जो मसाइल हैं उनका हल निकालें, दहशतगर्दी ख़त्म करें, सिक्योरिटी क्राइसिस जो है उसको ख़त्म किया जाए।
देखिए वफाक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता ना, सूबे उसकी इकाइयाँ हैं, उसके साथ सब कुछ मिलके करना। अगर चाइना का कोई प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में चल रहा है तो उसको सिक्योरिटी फराहम करना बलूचिस्तान की हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ खाली वफाक तो उसको नहीं दे सकेगा सिक्योरिटी। तो इस वजह से तमाम सूबों को मिलकर काम करने की जरूरत है। देखिए इस वक्त हमारी मैशत जो है वो एक ट्रैक पे आ चुकी हुई है। आपकी महंगाई 34% से इस वक्त 4% पे 7% पे आ चुकी हुई है। करंट अकाउंट खसारा जो है वो 3 महीनों से हम सरप्लस में जा रहे हैं। उसको जो आईटी की हमारी जो बरामदाद है उसमें 34% इजाफा हुआ है। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 95,000 पे जाके आपके पहुंच चुकी है। पूरा 1 साल हो गया, डॉलर आपका स्टेबल है। तो वो सारी चीज़ें हैं जिसकी इसी वजह से के लिए हमें इस्तेहकाम चाहिए, क्योंकि अब हमने IMF के प्रोग्राम से अगर निकलना तो हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए ना कि दूसरे मुल्क आकर सरमायाकारी करें। वो तभी करेंगे, वो तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे जब उनको सिक्योरिटी मिलेगी। तमाम सूबे मिलकर काम करेंगे। अगर एक सूबा अपने रियासत के वसाइल जो है वो वफाक के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा होगा, वफाक के खिलाफ जिहाद के सबक पढ़ा रहा होगा, वफाक के ऊपर अटैक कर रहा होगा, तो मुझे बताएं कि कौन सा दूसरा मुल्क आके यहाँ पे सरमायाकारी करेगा। कितना खराब जाएगा और कितना नुकसान उठाएगा। बिल्कुल बात इसीलिए वज़ीर आज़म सही कह रहे हैं कि यकजहती चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए अगर आगे बढ़ना है। जी डॉक्टर साहब आपका टेक इस पे, टाइम शॉर्ट है सर। अच्छा, तो बगैर सवाल के जवाब ये है कि एक तो अभी CPAC का जिक्र कर दिया शनीरा ने, दूसरा देखें आपके खैबर पख्तूनख्वा की बात करता हूँ। आज का वाक़या ये है कि बन्नू के अंदर एक पुलिस चौकी पे दहशतगर्दों ने कब्ज़ा किया और पुलिस एहलकार यरगमाल बना लिए। कहाँ हो रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। उसकी क्या अहमियत है? वो पाकिस्तान की एक फ्रंट लाइन है। दूसरी अहमियत उसकी ये है कि उसमें यानी यूँ समझिए कि CPAC की इब्तदा वहाँ से होती है। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? आज वज़ीर आला ने इस वाक़े पर जो रियासत, देखिए पुलिस पर हमला रियासत पर हमला होता है, ये जो रियासत पर हमला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोई आपको स्टेटमेंट नज़र आया? कोई इजलास नज़र आया? कोई IG को और दीगर इदारों को बुला के उन्होंने कोई मनसूबाबंदी की? कुछ नहीं किया। ये है प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम की वजह से ये इजलास, इस तरह का ये इजलास बुलाया गया। इसी प्रॉब्लम की वजह से उनको बुलाया गया। ये जो अभी साफ़ी साहब कह रहे थे कि वो लेक्चर तो 2 घंटे का उधर से सुन के आए थे, इसके बावजूद उन्हें एहतराम दिया गया। क्यों एहतराम दिया गया? इसलिए कि आपकी सियासत जो कुछ भी हो, अव्वल व आखिर अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि रियासत पे हमला ना हो। रियासत के जो मेहमान हैं उन पे कोई हमला ना करे, और मेहमान भी वो जो आपको बकौल साफ़ी साहब के शहनशाह बनाने आए हैं, एशिया का टाइगर बनाने आए हैं, तो आप उन पे हमला ना हो। तो इस वजह से हमें बिल्कुल इकट्ठे होना है, बिल्कुल इस चीज़ को नाकाम बनाना है। लेकिन अगर ये आखिरी बात, लेकिन अगर कोई इसमें संजीदा नहीं है तो फिर आपको गौर करना पड़ेगा। ये अभी यहाँ बात हुई कि बिल आखिर खैबर पख्तूनख्वा के लोग खड़े होकर कहेंगे कि हमें इस अजाब से निजात दिलाएं। सही है। तो बिल आखिर आपको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, जो दहशतगर्दी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ऑन शिराजी साहब, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की एक रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, जिसमें ये बताया गया कि शुरू के जो 8 महीने हैं 2024 के, उसमें आम और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो 757 अफराद जो हैं वो जाम बहक हुए हैं। ये सारे जो मामलात रहे हैं, कितनी ख़तरनाक सिचुएशन है और आपकी तरजीहात क्या हैं? मतलब इस पर तो अब क्या कहा जाए। नाहिद, एक तरफ वज़ीर आज़म बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, आज वो अपनी कामयाबियाँ गिनवा रहे थे, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हमें मुतफक्कर भी नज़र आए। और मुतफक्कर इसी हवाले से थे कि जो हमारी फ्रंट लाइन है पुलिस खास करके, उसके ख़िलाफ़ जो ख़ास करके KP में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और KP हुकूमत जो है वो मुसलसल उसको नज़रअंदाज कर रही है। ये यकीनी तौर पे ये KP तक नहीं रहेगा, ये मोराल आपकी फोर्सेस का डाउन होता है। और इतनी ज़्यादा शहादतें जिनका अभी आप जिक्र कर रही हैं कि ये एक पूरी रिपोर्ट सामने आई है, और हमने थ्रू आउट जो है वो शहादतें दे के ये अमन हासिल किया था। लेकिन अब फिर वो जी उनको तालिबान को वापस ले आए और वो जी इनको वहाँ पे बसा दें, ये सारा किया धरा उन्हीं का ही है, जिसको अब पूरी कौम जो है वो अभी वो तो साहब अडियाला में बैठे हैं ना, और वहाँ से अहकामात जारी कर रहे हैं पाकिस्तान बंद कर दे। वैसे ये जुमला जो है ये एक आम पाकिस्तानी जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है उसके दिल पे कैसे गुजरता है? मेरे दिल पे तो बड़ा भारी गुजरता है जब कोई ये कहता है कि हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। भाई क्यों आप पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे? आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं,
फिर इसका मतलब है आप पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं। तो जो सूरत हाल है वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, और ये उनकी किसी दौर में ये कहा जाता था कि ये उनका अस्करी विंग है। जो आप अगर देखें तो जब उनको जरूरत पड़ती है तो अस्करी विंग कहीं ना कहीं कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसमें जो थोड़े से बहुत चंद वाइज माइंड हैं वो खामोशी से पीछे चले गए, उनको आगे आना चाहिए, और उन्हें कम से कम ये जो रियासती मफाद है, कोई सुनेगा तो वो आगे आएंगे नहीं, आपकी ख्वाहिश है। मुज़ाकरात हो सकते हैं, अल्लाह करे हो जाए। बहरहाल वक्त खत्म हो गया, पहले आप और मैं खत्म शुरू हो करते गया। हैं। साफी साहब, शकीला अब्बार साहिबा, डॉक्टर फारूक आदिल और शिराजी, आप चारों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।